इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, जो हमको एनवायरनमेंट रिलेटेड या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड या फिर हमको पोल्यूशन कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमर्शियली या इकोनॉमिकली जो हमको बेनिफिट देते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें हम देखते हैं बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स पहले फॉर्म होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब हम सबसे पहले इसमें किसके बारे में देखेंगे? मिल्क के बारे में। ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है कि मिल्क जो है वो कन्वर्ट होता है बहुत सारे ऐसे अलग अलग फ्लेवर में या अलग अलग प्रोडक्ट में हम मिल्क को कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दही, पनीर, चीज़, बटर एट्सेट्रा। तो अब ये सारा कन्वर्जन करने के लिए हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले वाटर कंटेंट और जो एसिडिटी रहती है, हमारा जो पीएच रहता है मिल्क का, वो चेंज हो जाता है जैसे ही हम उसको एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जो मिल्क है हमारा नॉर्मल मिल्क, हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं कोई दूसरे प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं चीज़ में या बटर में या योगर्ट में, तो वो कन्वर्जन के टाइम जो वाटर कंटेंट होता है हमारे मिल्क का और जो उसका पीएच लेवल होता है या उसकी जो एसिडिटी होती है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा टेक्सचर होता है मिल्क का, फॉर एग्जांपल पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है एकदम, तो वो जो टेक्सचर है और जो उसका फ्लेवर है, अगर हम दूसरे किसी प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो वो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाता है। अब हमारे जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है वो सारे जो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या फिर बैक्टीरिया की हेल्प से कन्वर्ट होते हैं, लेकिन एक चीज़ ही ऐसा प्रोडक्ट है जो फंगाई की हेल्प से कन्वर्ट होता है। वो डायरेक्टली बैक्टीरिया या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से नहीं हो सकता, वो होता है फंगस की मदद से। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में? फॉर एग्जाम्पल ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं या फिर जो योगर्ट, चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें जो हमारी बन रही है, ये ऐसे छोटे लेवल पे इतना इजीली कोई भी नहीं कर सकता है। ये यूजुअली परफॉर्म होता है इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में, लार्ज स्केल पे, और ज़्यादा स्किल जो एजुकेटेड है, जिनको इसके बारे में नॉलेज है, इसके बारे में एजुकेटेड है, जिनको पता है कैसे कन्वर्जन करना है, क्या लेवल रहना चाहिए हमारे एसिडिटी का, क्या वाटर कंटेंट होना चाहिए, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन एक स्किल्ड पर्सन को होती है। वही लोग इजीली कन्वर्जन या फिर डेयरी प्रोडक्ट में हेल्प कर सकते हैं बनाने में। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का एक डेयरी प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम जाएंगे थोड़ा सा डिटेल में कि योगर्ट या क्रीम या चीज़ बनाने का प्रोसीजर और प्रोसेस क्या है। डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जैसे कि योगर्ट, चीज़, क्रीम, ये सब का जो बेसिक प्रोसेस है सबके लिए सेम है। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारा मिल्क है उसको बिगनिंग में हम पास्चराइज करेंगे। वो इसलिए ताकि इसमें जो भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अनवांटेड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाए। एक बार हमारा मिल्क पास्चराइज हो गया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन स्टेप में क्या होता है, फर्मेंटेशन में जो हमारा लैक्टोज शुगर होता है, यहाँ पे हम नोट डाउन करें, लैक्टोज शुगर जो हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। अब ये लैक्टोज शुगर लैक्टोबैसिलाई जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट रहता है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टोज शुगर, और वो जो शुगर रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। उसके अलावा इसी फर्मेंटेशन स्टेप में ही जो हमारे मिल्क प्रोटीन्स रहते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जो लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुए, वो लैक्टिक एसिड की हेल्प से जितने भी हमारे मिल्क प्रोटीन्स होते हैं वो सारे कोगुलेट हो जाते हैं। उसके बाद हमको एक प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको हमको जिसकी नीड थी या जिसकी हमको ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल से डाई एसिटाइल एक प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसको रहता है चीज़ का फ्लेवर।
हम उसको चीज़ भी बोल सकते हैं। वो इसी प्रोसीजर को फॉलो करने से फॉर्म होता है और ऐसे हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल योगर्ट हो गया, चीज़, क्रीम, पनीर एट्सेट्रा, ये सारा हम फॉलो कर सकते हैं ये स्टेप और इजीली घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा योगर्ट प्रोडक्ट या योगर्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है। ये भी हमारा बनता है लैक्टोबैसिलाई की हेल्प से। अब सबसे पहले हमको प्रोटीन का कंटेंट मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो कंडेंस्ड मिल्क पाउडर रहता है वो हम मिक्स करते हैं हमारे मिल्क के साथ स्टार्ट में, ताकि हमारा जो प्रोटीन का कंटेंट है, हमारी जो दही या फिर योगर्ट जो बनने वाला है वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहले हम कंडेंस्ड मिल्क पाउडर को मिक्स करेंगे मिल्क के साथ और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाएगा। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और अगर हम छोटे से घर पे कर रहे हैं तो हम छोटे से बोल में भी कर सकते हैं। उसके बाद हम मिल्क को बॉईल करने रख देंगे। मिल्क बॉईल करने रख देने के बाद हम वेट करेंगे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे बॉईल होने के बाद वो आ जाता है तो उसके बाद हम 2 बैक्टीरिया उसके अंदर उसके स्ट्रेन्स डालेंगे, जैसे कि सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी। ये जो हमारे 2 बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स है इसको हम 1:1 प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे। हमारा जो मिल्क जिसमें हम कंडेंस्ड मिल्क पाउडर ऐड किए थे, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड एक कंपाउंड फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। अब ये जब हम ऐड कर देते हैं ये दोनों जो हमारा स्ट्रेन्स था बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, उसमें से जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड। जो हमको लैक्टोबैसिलाई की हेल्प से एसिटाल्डिहाइड मिला है, ये कंपाउंड ही हमारे योगर्ट को वो फ्लेवर और वो टेस्ट देता है। अब आजकल या इन टुडेज टाइम अभी मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्ड योगर्ट भी आने लगे, बनाना फ्लेवर्ड योगर्ट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट। तो ये सारे हम फ्रूट्स के कुछ ना कुछ फ्रूट का प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं या हम नेचुरल फ्रूट भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो इस तरह हमारा फॉर्म होता है योगर्ट। नेक्स्ट है हमारा बटर का प्रोडक्शन। अब 2 टाइप के बटर प्रोडक्ट्स हमको बन सकते हैं, 2 वैरायटी के। एक होता है स्वीट क्रीम, दूसरा होता है कल्चर्ड वैरायटी। और ये दोनों फॉर्म होता है लार्ज स्केल पे। ये यूजुअली हम छोटे लेवल पे नहीं करते, या फिर घर में हम बटर बनाने की तैयारी या फिर उसका प्रोसीजर हम घर पे फॉलो नहीं कर सकते। इसके लिए ये यूजुअली लार्ज स्केल पे ही पाया जाता है, जिसमें से जो कल्चर्ड वैरायटी है इसमें माइक्रोब्स का यूज़ बहुत होता है लार्ज स्केल लेवल पे। तो हम ये 2 टाइप की वैरायटी बना सकते हैं लार्ज स्केल पे, या हम इंडस्ट्रियल लेवल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चीज़ प्रोडक्शन। अब चीज़ प्रोडक्शन कैसे हम बना सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, या फिर कैसे वो लोग बनाते हैं, हम उसकी डिटेल यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो ये चीज़ है हमारे एबेंडेंटली काउ मिल्क जो अवेलेबल है उससे भी बन सकता है एकदम इजीली। तो सबसे पहले वो मिल्क का क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि वो हेल्दी है और वो हमें चीज़ बनाने के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, या फिर वो फिट है या नहीं। इसके लिए हम पहले उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, दैट इज़ कुछ कलर्स, सम कलर्स या फिर जो माइक्रोब्स हैं हमारे 3 टाइप के, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस सर्मोसी, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये जो हमारे 3 बैक्टीरिया है या 3 माइक्रोब्स है, इसको हम मिक्स करते हैं हमारे मिल्क के साथ। ये तीनों जो बैक्टीरिया है ये मिल्क के अंदर सारनेस इम्पार्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा वो खट्टा हो जाता है। अब वो हमको कैसे हेल्प करता है फर्दर चीज़ बनाने में। अगर हमको चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले डेंस टेक्सचर चाहिए, मतलब वो गाढ़ा होना चाहिए। तो वो डेंस टेक्सचर हमको कैसे मिलेगा, जो हमारा वे प्रेजेंट है। अब वे क्या होता है, वे इज़ वाटर इन योगर्ट। जो वाटर कंटेंट हमारे योगर्ट में प्रेजेंट है सबसे पहले उसको रिमूव कर देना है, ताकि वाटर हमारा जितना लिक्विड निकल जाएगा उतना डेंस पार्ट बच जाएगा हमारे योगर्ट या मिल्क के अंदर। तो अर्लियर या ट्रेडिशनली रेनेट नाम का एक एंजाइम है जो कैटल के एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है,
उसकी हेल्प से हम ये चीज़ का प्रोडक्शन करते थे। बट इन टूडेज टाइम नाउअडेज प्रोटीएज नाम का एंजाइम है जो फंगाई से हमको मिलता है, इसकी हेल्प से हम इजीली चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब ये सारनेस हम निकाल दिए या फिर हम जो टेक्सचर, हमको डेंस टेक्सचर जो चाहिए वो हम यहाँ तक हमारा योगर्ट चीज़ का प्रोडक्शन हम देख लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, दैट इज़ कटिंग ऑफ चीज़ इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, उसके बाद वॉशिंग, देन रबिंग, उसके बाद सॉल्ट ऐड करना, फिर मिक्सिंग ऑफ एसेंशियल माइक्रोब्स, पिगमेंटेशन, ये सारे जो पिगमेंट्स, ये सारे जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर, ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमारा लास्ट में आएगा कि हम चीज़ को बड़े बड़े पीसेस में, हमको जैसे पीसेस में चाहिए कट करके राइपनिंग के लिए उसको स्टोर कर दे। उसके बाद वंस इट इज़ राइप्ड या जब वो पक जाता है तो वो मार्केट में अवेलेबल होता है फर्दर कमर्शियली यूज़ करने के लिए हमारे डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स आर लिविंग बैक्टीरिया जो बहुत बेनिफिशियल है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए जब भी हम इसको कंज्यूम करते हैं। ये बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहता है। अब मिल्क प्रोडक्ट्स में जो बहुत सारे लिविंग बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम, ये सारे जो हमारे बैक्टीरिया है जो मिल्क प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए। अगर ये कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम योगर्ट के साथ, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जाके कैसे बेनिफिट हमको देते हैं, जैसे कि अगर हम इसको कंज्यूम किए हमारे फूड प्रोडक्ट के साथ, तो जितने भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उन सबको ये डिस्ट्रॉय करते हैं और जितने भी यूज़फुल बैक्टीरियाज है उनकी पॉपुलेशन ये इंक्रीज़ कर देते हैं। वही हम यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया का कंटेंट इंक्रीज़ कर देते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम। अब जो हमारा प्रोबायोटिक है बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि योगर्ट, मिल्क प्रोडक्ट, डार्क चॉकलेट, सूप, पिकल्स, ऑयल्स, सिरप, कॉर्न सिरप एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में हमारा ये प्रोबायोटिक प्रेजेंट रहता है। अब ये सिर्फ हमारे को इसमें ही, मिल्क प्रोडक्ट में ही नहीं पाया जाता, इसके अलावा इसका और भी बेनिफिट्स है। ये हमको बहुत सारे मेडिकल डिजीज़ ट्रीटमेंट में भी काम आता है, हम क्योर कर सकते हैं इसकी मदद से। जैसे कि हम डायरिया या फिर और ऐसी कुछ बीमारी है जो हम प्रोबायोटिक कंज्यूम करके ईज़िली हम इसको क्योर कर सकते हैं और हम इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। और जो बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया है जो इल हो जाते हैं या फिर जो काम करना बंद कर देते हैं, तो भी हम ये प्रोबायोटिक कंज्यूम करके उनको वापस से एक्टिव कर देते हैं जो इनएक्टिव रहते हैं। तो प्रोबायोटिक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बॉडी को लेके, हमारे ह्यूमन हेल्थ को लेके। नेक्स्ट है हमारा ब्रेड का प्रोडक्शन। ब्रेड प्रोडक्ट्स या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, सारे कुछ हमको अवेलेबल है डेली। तो इसका प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लोर। सबसे पहले हम डो बनाएंगे बाय मिक्सिंग बेकर्स यीस्ट, जिसमें आ जाता है सैक्रोमाइसेस सर्वेसी, एक बैक्टीरिया, उसके बाद वाटर, सॉल्ट और बहुत सारे अदर नेसेसरी मटेरियल, ये सबको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। अब जो फर्मेंटेशन की मदद से या फिर उस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है जो बाय यीस्ट से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में और इथेनॉल में। उसके बाद जो हमारा डो है, जो हम मिक्सचर बनाए थे ये सारा कुछ मिक्स करके, वो फूल जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है ड्यू टू CO2 जो प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हमको हमारा ब्रेड स्पॉन्जी लगता है। नेक्स्ट है हमारा विनेगर प्रोडक्शन। विनेगर बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, स्पेशली फूड मटेरियल में। सार टेस्ट करने के लिए, हमारे फूड को थोड़ा सा खट्टा लाने के लिए हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे बनता है, इसके क्या क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले विनेगर जो है 4% एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट, इथेनॉल फॉर्म होता है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस से विद द मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप, स्टार्च एट्सेट्रा। और किसकी मदद से? एक यीस्ट है जिसका नाम है सैक्रोमाइसेस सर्वेसी, उसके हेल्प से
हम इथेनॉल फॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस फर्मेंटेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेन्स लाइक एसिडोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर मिक्स करेंगे इथेनॉल के साथ, जिसको मिक्स करने के बाद हमको एसिटिक एसिड मिलता है। अब ये एसिटिक एसिड जो हमको फॉर्म हुआ है, इसके साथ बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब हम उसको बाय प्रोडक्ट के साथ उसके सेपरेट करते हैं। अब वो सेपरेट हम कैसे करते हैं, बाय रेयरफेक्शन प्रोसीजर। अब जब हम एसिटिक एसिड सेपरेट कर दिए बाकी सारे मिक्सचर से, तो हम उसको ब्लीच करेंगे। उसके बाद ब्लीच किसकी मदद से हम करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब हम इसका दैट इज एसिटिक एसिड के ब्लीचिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है पास्चराइजेशन का। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट हमको फॉर्म हुआ है उसको पास्चराइज करने के लिए हम रख देते हैं। देन फाइनली जो SO2 हमारा केमिकल है, हम इसको मिक्स करते हैं इसमें विनेगर प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर, ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमको एंड प्रोडक्ट हमारा विनेगर रेडी हो जाता है, और ऐसे हम इसको फर्दर हमारे फूड मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे माइक्रोबियल एंजाइम का यूज़। नाउअडेज केमिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल कैटलिस्ट यूज़ होते थे पहले, उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो गया है माइक्रोबियल एंजाइम से। अब माइक्रोबियल एंजाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी सेव हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो चाहिए होता है। और हमारे को इरोजन प्रूफ भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। अब ये माइक्रोबियल एंजाइम यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले हमको एडवांटेज ये होता है माइक्रोबियल एंजाइम यूज़ करने का कि ये एकदम टारगेट स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। हमको जो प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ वही प्रोडक्ट देता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स हमको उसके साथ में नहीं देता। अब ज़्यादा एक्स्ट्रा हमको बाय प्रोडक्ट्स नहीं मिलते तो हमको प्यूरिफिकेशन का, बाकी उसको सेपरेट करने का और मिक्सचर में से अलग करने का, ये सारे जो प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको जो जिस प्रोडक्ट की या जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वही हमको मिल जाती है एंड में, तो बाकी चीज़ों का कुछ है ही नहीं यूज़, और बाकी चीज़ों का कुछ प्रोसीजर कंडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस भी बच जाता है और हमको जो प्रोडक्ट चाहिए, जो चीज़ हमको चाहिए, वो थोड़ा सा लो कॉस्ट में भी हमको अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारे माइक्रोबियल एंजाइम है, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज, ये सारे जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, और बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ इनकी हेल्प से ईज़िली कैरी आउट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक। बहुत सारे डिजीज़ेज़ जो ह्यूमन को होती है या फिर बहुत सारे एनिमल्स को डिजीज़ेज़ जो होती है वो हम इजीली क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स कैसे हमको मिलते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया या फिर फंगाई यूज़ करके हम इजीली एंटीबायोटिक प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेटामाइसिन। ये सारे हमारे जितने भी एंटीबायोटिक हैं इनकी हेल्प लेके हम इजीली हम कोई भी डिजीज़ क्योर कर सकते हैं। एक रिफामाइसिन हमारा एंटीबायोटिक है जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यानी कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और इजीली हम क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। अब माइक्रोब्स और फ्यूल्स का क्या कनेक्शन है या फिर इनका क्या रोल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले गैशियस फ्यूल मतलब मीथेन हमको फॉर्म होता है इसमें बाय एनारोबिक माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, जिसके हेल्प से हमको मीथेन गैस मिलती है जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इसकी नेसेसिटी है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है इथेनॉल जो एक अल्कोहल है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, जिसमें मोलासेस का फर्मेंटेशन होता है। यीस्ट दैट इज़ सैक्रोमाइसिस की हेल्प से हमको अल्कोहल इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा H2 गैस दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। इसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ फ्यूल ऑफ फ्यूचर। ये रिलीज़ होता है ड्यूरिंग बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें ये बहुत सारे बैक्टीरिया है वो परफॉर्म करते हैं
फोटो रिडक्शन, तो जिसकी मदद से हमको यहाँ पे मिलती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी है। अब ये 3 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैशियस भी। सबसे पहले सॉलिड मतलब वो काऊ डंग, हमारा जो कोल प्रेजेंट रहता है इसके फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। सेकेंड हमारा लिक्विड हो गया, वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल, इस फॉर्म में लिक्विड में प्रेजेंट रहता है। अब गैशियस, गोबर गैस और जो कोल की गैस है, ये सारे फॉर्म में हमारा बायोफ्यूल प्रेजेंट रहता है और ये बहुत सारी प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में ईजिली अवेलेबल रहता है और एक ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि हम वापस इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बायोफ्यूल है। इसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते और ये बहुत इको फ्रेंडली होता है, हमको बहुत ईजिली हेल्प करता है कोई भी टास्क कैरी आउट करने में, इसलिए बायोफ्यूल का यूसेज ज़्यादा होता है इन टुडेज टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल। अब माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? इन टुडेज टाइम हमारी पॉल्यूशन या फिर पॉपुलेशन दोनों ही बहुत बढ़ती जा रही है इंडिया में। तो विद द इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन बहुत सारे डिजीज़ेज़ या फिर सॉलिड वेस्ट या फिर सीवेज ये सब जनरेट हो रहे हैं। अब ये सारे जो सीवेज या कचरा या फिर इतनी सारी जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जितनी सारी रिलीज़ हो रही है हमारे सिटी एरिया में या इंडस्ट्रियल वेस्ट से, तो ये हमको कैसे कैसे अफेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे डिजीज़ेज़ भी ईजिली कैच कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग को, और स्पेशली सिटीज़ जो बहुत क्राउडेड है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, और अगर हम इसको टाइम रहते कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी होगी सर्वाइव करने में। तो हम इसका इको फ्रेंडली वे में कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, वो हम एक एक टर्म लेके आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक हम देख सकते हैं टेक्निक, दैट इज़ लैंड फिलिंग साइट्स। अब इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे हमारे वेस्ट है रेसिडेंशियल एरिया के या फिर अर्बन एरिया के, जो डिग्रेडेबल है, जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं कहीं कहीं पे भी, हर जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक रेसिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर एक पिट बना सकते हैं, डग करके या फिर खड्डा खोद के हम एक पिट बनाएंगे और उस पिट को हम प्लास्टिक शीट से लाइन कर देंगे ताकि हम प्रिकॉशन ले अगेंस्ट पॉल्यूशन के, क्योंकि वो प्लास्टिक से कुछ ना कुछ टॉक्सिक रिलीज़ होगा और वो बहुत हार्मफुल होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इसके लिए हम उसको प्लास्टिक से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि कुछ बाहर लीक ना हो, और उस पिट में जितने भी सारे हमारे डिग्रेडेबल वेस्ट है, फॉर एग्जांपल लीफी वेजिटेबल, डोमेस्टिक वेस्ट या घर का कुछ भी वेस्ट है, और जितने भी सॉलिड रिलेटेड वेस्ट है, वो सारे हम उस पिट में जाके जमा कर देंगे। अब बहुत सारे वेस्ट जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस पिट में, तो हम उसको कवर कर देंगे सॉइल के साथ, मतलब एक थिक लेयर की सॉइल की स्लरी बना के हम उसको ईजिली कवर कर देंगे। उसके बाद कवर कर देने के वो सॉइल जो उसमें ऑलरेडी सारे हमारे वेस्ट मटेरियल्स उसमें कंपोस्ट हो चुके हैं, उसके अंदर बिल्ड हो चुके हैं, वो हमारे को हेल्प करेंगे सॉइल फर्टिलाइज करने में डीकम्पोज होके, जिसके बाद वो सॉइल में मिक्स होके ईजिली फर्टिलाइजेशन भी कैरी कर सकते हैं। और ऐसे हमारा लैंड फिलिंग, मतलब हम लैंड को भी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिए, और उसके बाद हमारा जो इतना सारा वेस्ट था, डोमेस्टिक वेस्ट, लीफी वेस्ट, जितने सारे हमारे वेस्ट मटेरियल थे, वो भी यहाँ वहाँ स्प्रेड नहीं हुए, सॉइल में जाके एक्यूमुलेट हो गए और फिर डीकम्पोज हो गए। तो हम लैंड फिलिंग वाला एरिया या फिर लैंड फिलिंग साइट टेक्निक यूज़ करके ऐसे हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीवेज मैनेजमेंट। तो अगर विलेज एरिया में ये सीवेज मैनेजमेंट बहुत इजी होता है कैरी आउट करने में। से फॉर एग्जांपल वहाँ पे बायोगैस प्लांट अवेलेबल है, बहुत सारे सॉइल्स भर भर के अवेलेबल रहते हैं, तो हमारे जितने भी टॉक्सिक गैसेस है जो भी डिस्पोज होते हैं वो सारा कुछ इसमें ईजिली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बायोगैस प्लांट में, या फिर हमारा जो भी हम अभी देख रहे थे सॉइल, उसमें इजीली फर्टिलाइज होके मिक्सअप हो जाता है। लेकिन सिटी एरिया में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, सीवेज इजीली मैनेज नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है
जो किल कर सकते हैं या फिर जो इजीली पैथोजन को मार सकते हैं, से फॉर एग्जांपल कॉलेरा के, टाइफाइड एट्सेट्रा, ये सारे पैथोजन को जो मार सकते हैं ऐसे माइक्रोब्स, हम उसको सीवेज के साथ मिक्स कर देते हैं। अब ये मिक्सअप होने के बाद मीथेन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डीकम्पोजिशन से बनाते हैं और ये सीवेज के साथ मिक्स हो जाते हैं। वैसे फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है जो जेनोबायोटिक एक केमिकल या फिर ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको इजीली किल करता है। अब ये प्रोसेस में एक स्लज फॉर्म होता है जो सेटल डाउन हो जाता है ये प्रोसेस में, और वो जो सेटल डाउन हो गया है स्लज, वो भी हम फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। और जितने भी वाटर रिलीज़ होते हैं इस प्रोसीजर में या इस प्रोसेस के दौरान, वो हार्मफुल नहीं होते हैं, वो यूज़फुल ही होते हैं, वो किसी भी तरह हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। तो इस तरह से माइक्रोब के यूज़ से हम इजीली सीवेज को मैनेज कर सकते हैं इको फ्रेंडली वे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीन टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सेम वे उतनी स्पीड से पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो हम इसमें क्लीन टेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोब की हेल्प से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स के अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है इजीली डीकम्पोज करने की, जितने सारे अनवांटेड अननेसेसरी पॉल्यूटेंट्स जो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत सारे माइक्रोब्स इजीली सल्फर को इरेडिकेट कर सकते हैं जो हमारे फ्यूल में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स लाइक थियोबैसिलाई, सल्फोबैसिलाई, ये भी सब हमको बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको निकालने में, बाहर निकालने में और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं हमारी। तो ये हमारे क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज़ है जिससे हम इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। माइक्रोब्स एंड फार्मिंग। अब फार्मिंग में या फिर हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे माइक्रोब्स हमको हेल्प करते हैं, कैसे कैसे हम इनका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी के तौर पे, वो हम अभी देखेंगे डिटेल में। कहाँ कहाँ पे हम माइक्रोब्स की हेल्प से, ना कि हम केमिकल की हेल्प लेके, माइक्रोब या जो इको फ्रेंडली वे में हम कैसे एग्रीकल्चर कैरी आउट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे अभी नेक्स्ट फर्दर टॉपिक में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स। माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स को हम सॉइल इनोक्यूलेंट भी बोल सकते हैं। मतलब हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको सॉइल में मिक्स करेंगे या फिर हम जो फार्मिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अब इसको यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, इससे हम प्लांट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उसकी जो सीड की क्वालिटी है, जो हमको वेजिटेबल मिलने वाला है वो गुड क्वालिटी में मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम कभी प्लांटेशन करते हैं या फिर हम कोई एक पर्टिकुलर प्लांट का एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आफ्टर सोइंग द सीड दिस इनोक्यूलेंट्स आर स्प्रेड ऑन देम। और सीड पे स्प्रेड करने के बाद जब हमारा कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर जो हमारा प्लांट है ऑलरेडी थोड़ा बहुत बन गया है उसमें भी हम ये इनोक्यूलेंट्स को रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी में ग्रो होने के लिए हेल्प करता है और जो बहुत न्यूट्रिशनिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरा रहेगा हमारा वेजिटेबल। उसके अलावा फॉर एग्जांपल जो एज़ोटोबैक्टर है और जो आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेज है, हम इसको यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो इंसेक्टिसाइड्स। अब बहुत सारे बैक्टीरियल या फिर फंगल जो ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमको नहीं, हमारे एग्रीकल्चर में पेस्ट और जो पैथोजन है उसको हार्म करते हैं और हमारे प्लांट्स को भी बहुत सारा ये हार्म पहुंचाते हैं। तो हम बायो इंसेक्टिसाइड्स कैसे कर सकते हैं, अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र ऐसे कुछ यूज़ कर रहे हैं तो जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स है, जितने सारे उसकी गुड क्वालिटीज़ है, वो सब डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उसकी जगह हमारे जो बायो इंसेक्टिसाइड है वो हम प्लांट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जितने सारे जो हमारे पेस्ट और पैथोजन को मारने का जितना भी टॉक्सिन्स जो रहेगा वो हम डायरेक्टली प्लांट में इनकलकेट कर देंगे। तो जो भी इसको आके अटैक करेगा, जो भी पैथोजन्स इस पे आके बैठेंगे और उसको अटैक करेंगे, वो ईजिली खुद ब खुद मर जाएंगे। तो जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर भी ऑर्गेनिक हो गया, इसमें कुछ केमिकल का यूज़ भी नहीं हुआ और हमारी फार्मिंग भी अच्छे वे में कैरी हो गई और हमारे पैथोजेंस भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसके लिए हम बायो इंसेक्टिसाइड्स की हेल्प लेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हमको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा हमारे प्लांट को और हमारे एग्रीकल्चर को ग्रो होने में।